जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक करंट डेंसिटी और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे और दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। व्हाट इज़ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ध्यान ये रखना है, द एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. Is it okay? It is a vector quantity which is directed along I, or you can say which is directed along the electric field. Is it okay? Its unit is ampere per square meter, ampere for current and square meter for area. Dimension formula AL minus 1 and it is a vector quantity. ये मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, current is a scalar while current density is a vector and the direction of current density is along either you can say electric current or you can say electric field. Now we can write by Ohm's law V is equal to IR and the value of R can be written as rho L by A. यहाँ से आप I by A निकाल सकते हैं, I over O A, it will equal to ये रिलेशन 1 बाई रो, ये रो इधर चला जाएगा, सो 1 बाई रो एंड V बाई L, ये ऊपर वाले रिलेशन से आया है। हमें I बाई A निकालना है तो रो को भी लेफ्ट साइड ले गए और L को भी लेफ्ट साइड ले गए। इज इट ओके? सो I बाई ए हमको मिल गया 1 बाई रो V बाई L। 1 बाई रो की जगह पे आप सिग्मा लिख सकते हो, आपको याद होगा इट इज़ द कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड V बाई L ये सेकेंड चैप्टर में आप ये रिलेशन पढ़े थे, इट कैन बी टेन एज E, V बाई L इज इक्वल टू E. सो I बाई A it can be written as J and राइट साइड सिग्मा इंटू ई। अब आप देखो J की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में है, इस वजह से हम ये वेक्टर नोटेशन यूज कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E vector. This is known as vector form of Ohm's law. This is known as vector form of Ohm's law, and it is also gives the relation between current density and the applied electric field. Is it okay? सिग्मा की जगह आप 1 बाई रो भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इज इट ओके? व्हाट विल हैपन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड on a conductor, the electrons get accelerated in a direction opposite to the applied electric field being negatively charged particle. Is it okay? But during this acceleration they collide with other free electrons as well as the atoms of lattice. Is it okay? So they loses their extra gained energy. Okay, so what will happen at a net result, these electron get drifted. ध्यान रखना है, ये नहीं कहना है कि get accelerated, क्या कहना है, get drifted in with a small constant velocity in a direction opposite to the applied electric field. This average velocity, this is small constant velocity of free electrons under the influence of applied electric field is known as drift velocity. Is it okay? Now let us try to derive the expression for drift velocity. Suppose we have a conductor having total number of n electrons and ui be the velocity of ith electron in absence of electric field. Since the electrons are moving randomly, if you take average over all n electrons of this velocity ui, we will get 0 because they have no preferred direction. Is it okay? तो जब भी अगर यू आई ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकालेंगे तो 1 बाई एन इंटू समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n यू आई इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस समझिए कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है और आप कहीं आप खड़े होकर नोटिस कर रहे हो किसी क्रॉस सेक्शन पे किसी कंडक्टर के कि भाई कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक साइड से दूसरे साइड पास कर रहे हैं,
तो आपको क्या पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वजह से नेट रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो आता है, और हम कहते हैं कि कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलेरेशन ए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी एंड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स F will be equal to minus E capital E by M, where minus E it is the charge on electron and E is the applied electric field, M is the mass of electron. So this much acceleration will be suffered by each electron. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो एक्सेलेरेशन होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो अब अगर इस कंडीशन में अगर हम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी आई इज ऐसे लिखी जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स वी आई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए टाउ आई, वेयर टाउ आई इज द टाइम elapsed since it has suffered its last collision. Since it has suffered its last collision, मतलब क्या है कि जब ये किसी स्टैंड पे कोलिजन हुआ इसका ith इलेक्ट्रॉन का, तो उस टाइम पे इसकी यू आई वेलोसिटी थी, यू आई वेलोसिटी से वहाँ से हटा और इसके बाद टाउ आई टाइम जब इलैप्स हुआ, बीत गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब हम ए की वैल्यू रख सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ आई। इसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है। अब हम अगर इस वेलोसिटी का एवरेज लें, जैसे आपने यहाँ पे लिया था इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई थी, जीरो आई थी। अगर अब हम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस वी आई का एवरेज लें, डेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो टेकिंग एवरेज ऑफ इक्वेशन थर्ड ओवर एन इलेक्ट्रॉन्स वी कैन राइट, लेफ्ट साइड का एवरेज लिया 1 बाई एन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन वी आई। सो ये वैल्यू जो होगी ये वी डी के बराबर होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। और फिर हम इसका समेशन लेंगे, वो यहाँ लिख दिया, और फिर हम ये लास्ट टर्म का समेशन लेंगे। इसमें से ई बाई एम को बाहर ले लिया समेशन साइन के। क्यों ले लिया? क्योंकि ये सब के लिए कांस्टेंट है, और ये इसको समेशन को आपने सीधे सीधे टाउ आई एवरेज लिख दिया, जितने भी लैब्स टाइम है उनका एवरेज वैल्यू निकाल दिया। सो ऑब्वियस है फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू जो समेशन ऑफ 1 बाई एन समेशन ऑफ यू आई था, ये आपका ज़ीरो था इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर देंगे। सो वी डी इज इक्वल टू जीरो माइनस ई एम बाई टाउ, वेयर टाउ इज द एवरेज ऑफ दिस टाउ आई ओवर एन इलेक्ट्रॉन्स। ये जितने भी टाउ आई हैं इनका एवरेज है एन इलेक्ट्रॉन्स के ओवर। सो हम ऐसे लिख सकते हैं Vd is equal to minus E by m into tau. This is the expression for drift velocity of free electrons. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ज Q की बात होती तो माइनस ई की जगह आप Q लिख सकते हैं। Vd is equal to Q the charge on the particle, E electric field by m into tau. Is it okay? Where tau is the tau I average, means average time elapsed between two successive collisions. Is it okay? Tau I average is the average time elapsed between two successive collisions. It is represented by tau and is known as relaxation time. So this is one of the important relation for the drift velocity. Vd is equal to minus E m by tau. It is clear that the drift velocity is opposite to, this negative sign shows that Vd is opposite to applied electric field. So electrons get drifted in a direction opposite to the electric field. Now relation between current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. So suppose that we have a conductor of area of cross section A, length L, and number density n. Number density of electrons means number of electrons per unit volume small n, और आपने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फ्रॉम
left to right direction. Is it okay? So what will happen? These electron will get drifted towards right to left in a direction opposite to the electric field. So what will be the current? By the definition of current, current is equal to amount of charge flowing divided by time taken. Is it okay? So how we can calculate the amount of charge flowing? Suppose we are taking the time interval equal to delta t. Then we have to calculate the total number of charge. Suppose we are standing here, then what is the number of free electron that crosses this area in time delta t? Obviously the length covered will equal to Vd into delta t, because Vd is the drift velocity. So length covered will equal to Vd into delta t. What is the volume covered? This volume will be equal to Vd into delta t into area of cross section. Is it okay? Since small n is the number ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकालना है तो टोटल वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इज इट ओके? सो in order to calculate the amount of charge flowing in time given time divided by time, we can write number of electrons flowing in time delta t multiplied by E. ये नंबर दे देगा और ये उसमें Q से चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ जाएगा और टाइम से डिवाइड कर दिया. सो ये A Vd इंटू डेल्टा टी, Vd इंटू डेल्टा टी लेंथ कवर्ड हो गया, A से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो गया और उस वॉल्यूम को स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डेल्टा टाइम में क्रॉस कर रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा. n इंटू A इंटू Vd इंटू डेल्टा टी. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टाइम t. मल्टीप्लाइड बाई E कर दिया तो व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी आ जाएगा. और फिर आपने यहाँ से डेल्टा टी से डिवाइड किया है क्योंकि करंट क्या होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाई टाइम. सो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और करंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NEA/VD. I इज इक्वल टू NEA/VD. अगर आपको यहाँ से ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर आपको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो A को इधर लेफ्ट साइड डिवाइड कर दीजिए, I बाई A विच इज इक्वल टू J, दिस विल बी इक्वल टू NE इंटू VD. ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो कुछ नहीं करना है, आपको A से यहाँ डिवाइड कर देना है, I बाई A इज इक्वल टू NE VD के बराबर हो जाएगा. इज इट ओके? थैंक यू. प्लीज़ कमेंट ऑन इट.